तो स्टार्ट करती हूं मैं। आज कहां से स्टार्ट करेंगे हम? जो हमने थ्योरी जो है लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी डिस्कस की थी, किसकी? डार्विन की थ्योरी डिस्कस की थी। और सबसे पहले हमने थ्योरी स्टार्ट की थी लेमार्क की। तो लेमार्क की थ्योरी में आपको मैंने बताया था कि किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें किस तरह से जो है अकॉर्डिंग टू लेमार्क नई जो है स्पीशीज जो है उनकी फॉर्मेशन होती है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो लेमार्क की थ्योरी थी तो उसमें जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं वो इनहेरिट किए जाते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर मींस जो बर्थ के बाद हमने एक्वायर किए हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट किए जाते हैं, उसका बेसिक आइडिया था ये। लेकिन बाद में ये डिस्प्रूव हो गया क्योंकि हमें ये जो है पता चला कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी जो सेल्स हैं उनमें मींस जो जर्मिनल एपिथेलियम है जिससे जो है गैमीट्स बनते हैं उनमें अगर कोई चेंज आता है तभी वो चेंज नेक्स्ट जनरेशन तक इनहेरिट होगा, बाकी चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होंगे। ये वहां से हमें जो है जो उस थ्योरी है उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन पता चली कि वो कह रहा था कि जो सोमेटिक सेल्स हैं उसके चेंजेस इनहेरिट होंगे, क्योंकि जो नेक रीजन था जिराफ का वो बेसिकली क्या था? वो सोमेटिक सेल्स थी, तो उनमें कोई भी चेंज आता है तो वो गैमीट्स तक ट्रांसफर नहीं होता, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं हो सकता। तो वहां पे वो लेमार्क की थ्योरी जो है वो डिस्प्रूव हो गई थी। उसके बाद जो सेकेंड थ्योरी आई थी वो थी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी का क्या नाम था? दैट इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसको कहा गया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या इसके लिए एक टर्म भी यूज की गई थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सर्वाइव करेगा वो फिट होगा। ठीक है, तो उसी में आगे जाके रिप्रोडक्शन होगा। तो इसके मेन पॉइंट्स जो है हम आज डिस्कस कर लेती हूं। मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवा देती हूं कि डार्विन की थ्योरी में हमने क्या किया। डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि सभी ऑर्गेनिज्म में फास्ट रेट पे मल्टीप्लिकेशन होता है। उनमें क्या होता है? जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बहुत ही फास्ट रेट पे होता है। लेकिन आज तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका जो नंबर है वो कांस्टेंट ही है। ऐसा क्यों है? तो उसने कहा फास्ट रेट पे मल्टीप्लिकेशन होती है, लेकिन उनके लिए जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। लिमिटेड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जो है उनके लिए प्रेजेंट होते हैं। तो जब रिसोर्सेज लिमिट है तो क्या होगा? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। लेकिन वो स्ट्रगल में सक्सेसफुल कब होंगे? अगर उनके पास कोई सूटेबल वेरिएशन प्रेजेंट होगी, उनके पास कोई ऐसा सूटेबल कैरेक्टर प्रेजेंट होगा जो बाकियों में नहीं है, जो उसको उस एनवायरनमेंट में उस कंडीशन में हेल्प करेगा। तो उसको नेचुरली वो उसको नेचर सिलेक्ट करेगी। नेचर सिलेक्ट करेगी, नेचर किसे कहा जाता है? कि उस टाइम पे जो भी फैक्टर उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं उनको कहते हैं नेचर। उसके सर्वाइवल के अगेंस्ट जो वर्क कर रहे हैं उसको नेचर कहा जाता है। तो नेचर उसको कब सिलेक्ट करेगी? उसका सिलेक्शन नेचर की तरफ से कब होगा? जब उसके पास कोई सूटेबल वेरिएशन हो गई। अब मान लो कि सूटेबल वेरिएशन थी और उसका सर्वाइवल हो गया, तो उसके पास जो वेरिएशन थी वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होगी। आपको पता है अब इनहेरिट कैसे होगी? बाय रिप्रोडक्शन। उसमें रिप्रोडक्शन होगा और उसकी ये वेरिएशन आगे वाली जनरेशन में पास ऑन हो जाएगी। तो एक्चुअली में इन्होंने कहा है कि जिसमें रिप्रोडक्टिव रेट जितना ज्यादा होता है उतना ही नेचुरली जो है उसकी जो वेरिएशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। तो उस टाइम पे चार्ल्स डार्विन ने जो है रिप्रोडक्टिव फिटनेस के ऊपर ज्यादा जोर दिया था कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस अगर ज्यादा होगी उतना ही उसके आने वाली पॉपुलेशन का नंबर ज्यादा होगा, उसके चांसेस जो है सर्वाइवल के ज्यादा होंगे। अब धीरे धीरे जो ये है स्पीशीज जो है ये पुरानी वाली स्पीशीज से डिफरेंट हो जाएगी और एक नई स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये किसने कहा था? चार्ल्स डार्विन ने। और चार्ल्स डार्विन के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो क्या था? ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये 2 पॉइंट उसने दिए थे, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। मींस जो हमारा एंसेस्टर है
कॉमन एंसेस्टर है उसमें ब्रांचिंग होती जा रही है, उसमें से जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में मूव करते हैं, वहां पे जाके वहां अगर वहां के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनमें कुछ वेरिएशंस होती हैं तो वो वहां पे सिलेक्ट हो जाते हैं। वो वेरिएशन जो हैं तो वो वेरिएशन उनके लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल रहती है, जिसकी वजह से वो वहां पे उनका सिलेक्शन हो जाता है, मींस नेचुरली सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर उनमें रिप्रोडक्शन होता है और उनके कैरेक्टर आने वाली पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन उसी में ज्यादा होता है जो नेचर जिसको सिलेक्ट करती है, और बाकियों का नंबर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है क्योंकि उनमें उस तरह के कैरेक्टर्स नहीं थे वहां पे सर्वाइव करने के लिए। तो उसने पहला ये पॉइंट दिया। दूसरा उसने दिया नेचुरल सिलेक्शन, वही है डिसेंट में नॉर्मल होता है ये बेटा, जो ऑर्गेनिज्म है वो एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में मूवमेंट करते रहते हैं। तो अब ये देखा जाता है कि जब वो मूवमेंट होती है तो क्या उस नए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनमें कोई नया कैरेक्टर, कोई वेरिएशन है जो उनको हेल्प करेगी सरवाइव करने में। अगर है और उसने उस वेरिएशन का यूज किया तो वो वहां सरवाइव करेगा और वो नेचुरली सिलेक्ट हो गया। यहां तक। अब मैंने सुबह एक चीज और आपको बताई कि जो डार्विन था उसने, हालांकि उसने अफ्रीका जो है और बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स थे जिनके ऊपर उसने अपना जो वॉयज जो था उसके थ्रू गया, और उसका वॉयज था जो वो 5 इयर्स का था, 5 इयर्स वॉयज था उसका, जिसमें उसने अलग अलग आइलैंड्स देखे बहुत सारे, और सबसे फेमस जो है ग्लापागोस आइलैंड्स में भी वो गया। और मैंने आपको बताया कि डार्विन के नाम पे एक जो है बर्ड है उसका नाम जो है पड़ा था डार्विन के नाम पे, जिनको हम कहते हैं डार्विन्स फिंचेस। डार्विन फिंचेस, फिंचेस बर्ड्स हैं, बहुत छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जो पहले क्या थे, एक आइलैंड के ऊपर कॉमन आइलैंड था। जब ये आइलैंड सेपरेट हो गए तो 7 to 8 आइलैंड्स का ये अलग अलग हो गए, जिनको फिर हमने ग्लापागोस आइलैंड्स कहा। आप एसएस में इनको पढ़ते होंगे ग्लापागोस आइलैंड्स को। तो इन आइलैंड्स के ऊपर अब जब वो सेपरेट हुआ तो जो फिंचेस थे वो उड़ के कोई एक आइलैंड के ऊपर मूव कर गया, कोई दूसरे के ऊपर चला गया, कोई तीसरे के ऊपर चला गया, तो वो मूव कर गए, वो फ्लाई कर सकते थे, वो मूव कर गए। अब वहां पे जब वो गए तो वहां पे जो एनवायरनमेंट डेवलप हुआ, क्योंकि ये कोई 1 साल 2 साल 50 साल की बात नहीं है, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। तो वहां पे जब वो मूव कर गए वहां पे कंडीशंस अलग अलग तरह की हो चुकी थी। वहां की कंडीशंस के अकॉर्डिंग जिनके पास पहले से ही वेरिएशन थी, सूटेबल वेरिएशन, जिसने उसको वहां पे रहने के लिए जो है फेवर किया, सर्वाइवल में हेल्प की, तो वो वहां पे अडेप्ट हो गए। अब उनके वही कैरेक्टर मैक्सिमम पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये वहां पे वो नेचुरली सिलेक्ट हो गए। तो काफी सारी थी, कोई इंसेक्टिवोरस जो है फिंचेस थी, कोई सीड ईटिंग फिंचेस जो है, इस तरह से अलग अलग तरह से वो इवॉल्व हो गई। तो डार्विन का नाम उनसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है कि किस तरह से एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग तरह की, इसको बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट इसको कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। अब डार्विन का यहाँ कंसेप्ट हो जाता है खत्म, लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन आई डार्विन की। डार्विन ये नहीं बता पाया कि जो वो बार बार कह रहा है कि वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशंस होती हैं, कि ये वेरिएशन आई कहां से, कैसे आई, ये कंसेप्ट डार्विन क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आई दैट वाज गिवन बाय ह्यूगो डिवरीज। इनका नाम शायद आपने पहले भी सुना होगा, किसी बच्चे को इनका नाम याद है, हमने पहले कहीं सुना है? डिवरीज का नाम मैम इन्होंने मेंडल के लॉज को रीडिस्कवर किया था। गुड। तो 3 साइंटिस्ट के नाम मैंने बताए थे जिन्होंने मेंडल के लॉ को रीडिस्कवर किया था, वो थे कार्ल कोरन, एरिक वॉन टेशेमार्क एंड थर्ड था ह्यूगो डिवरीज। तो डिवरीज का नाम यहाँ पे आता है, इसने जो थ्योरी दी थी उसको हम आज म्यूटेशन थ्योरी या साल्टेशन थ्योरी भी कहते हैं। साल्टेशन क्या होता है, सिंगल लार्ज स्टेप चेंज, एक बड़ा स्टेप जिससे कुछ चेंज हो जाए, उसको कहते हैं साल्टेशन। एक उसने कहा कि वेरिएशंस कैसे आती हैं या नई स्पीशीज कैसे बनती हैं, इवोल्यूशन कैसे होता है। उसने कहा क्या होता है, एक स्पीशीज में काफी बड़ी म्यूटेशन आ जाती है जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में एक स्टेप में ही नई स्पीशीज बन जाती है। तो
ये काफी हद तक ठीक भी था। उसने म्यूटेशन वर्ड बताया कि वेरिएशन के पीछे रीजन है म्यूटेशन। म्यूटेशंस क्या होती हैं? चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और जीन। जब उनके स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन, और ये म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल होती है वेरिएशंस के लिए। बिल्कुल सही था उसका म्यूटेशन वाला पॉइंट, बहुत ही सही था। लेकिन उसने एक बात बताई कि जो सिंगल स्टेप म्यूटेशन जो है वो होती है, सिंगल स्टेप म्यूटेशन से ही नई स्पीशीज बन जाती है। ये हमेशा सही नहीं होता, कुछ मायने में तो सही होता है। जैसे शॉर्ट लेग्ड शीप, एक वैरायटी है हमारे पास शॉर्ट लेग्ड शीप की, जिसकी लेग्स बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो वो एक बारी में ही म्यूटेशन आई थी उनमें, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में वो शीप की लेग्स जो है वो छोटी थी। तो वो आज भी आगे उसी तरह से होती हैं, कॉन्टिन्यू उस स्पीशीज वो प्रेजेंट है। तो हमेशा नहीं होता, ये हमेशा नहीं होता कि इतनी बड़ी म्यूटेशन आ जाए कि जो नई स्पीसीज है वो पुरानी स्पीसीज से बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाए। कुछ केसेस में ऐसा हुआ है, जैसे हम कहते हैं हेयरलेस कैट्स, हेयरलेस डॉग्स, जो बाय बर्थ से हेयरलेस होते हैं, उनमें कोई म्यूटेशन होगी जिसकी वजह से हेयर्स नहीं डेवलप हो पाए। अब वो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होगी, सही है, एक नई स्पीसीज बन गई है। जो है फेदरलेस बर्ड्स होते हैं बहुत सारे बाय म्यूटेशन। तो कहीं कहीं पे तो ये अप्लाई होता था, लेकिन सब जगह पे नहीं होता था, क्योंकि उसने जिस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, प्राइमरोज प्लांट था, जिसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, बाय चांस उस प्लांट में म्यूटेशंस बहुत ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से हर बार उसमें नई तरह के कैरेक्टर अपीयर हो जाते थे। तो ये चीज जो है वो नहीं इसको क्लियर कर पाया कि क्या तो इस चीज को वो नहीं क्लियर कर पाया डिवरीज कि क्या सभी में ऐसा हो सकता है। नहीं, सब में ऐसा नहीं हो सकता कि एक काफी बड़ी म्यूटेशन आ जाए और नई स्पीसीज बन जाए। लेकिन इसने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया था म्यूटेशन का, जो अभी तक हमें पता ही नहीं था, डार्विन को भी पता नहीं था। एक पॉइंट इसका बहुत अच्छा था और उसने बहुत रोल प्ले किया इवोल्यूशन की थ्योरी में। अब एक और चीज याद रखनी है, उसने एक और चीज कही कि वेरिएशंस आर और म्यूटेशंस आर डायरेक्शनलेस। जैसे डार्विन तो कहता था कि भाई कि अगर एक कैरेक्टर में चेंज आया तो उसी में आगे 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 चेंज होता रहेगा। जैसे हम जिराफ की नेक वाला साइज कहते थे कि उसी में आगे वो बढ़ता रहा, तो इसका मतलब एक डायरेक्शन है वेरिएशन की, वो एक ही कैरेक्टर के चारों तरफ मूव कर रही है वेरिएशन। ऐसा नहीं होता, वेरिएशन डायरेक्शनलेस होती है। हो सकता है एक बार नेक के साइज में आए, अगली बार हो सकता है किसी और कैरेक्टर में आ जाए, वेरिएशन साइज में आ जाए, ठीक है, तो हेड रीजन में आ जाए, किसी और चीज में आ जाए। तो वेरिएशंस कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलती कि एक ही कैरेक्टर के साथ में घूमती रहे, वो किसी भी कैरेक्टर में कभी भी आ सकती है। तो ये तो थी ह्यूगो ड्यूवरीज की थ्योरी, जिसको म्यूटेशन थ्योरी कहा गया। हालांकि इसने काफी बड़ा रोल प्ले किया था, क्योंकि इसने कॉन्सेप्ट बता दिया हमें वेरिएशंस आती कहां से है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो आज हम फॉलो करते हैं, इसको हम कहते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। बेटा क्या आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा है लाइट का? नो मैम। नो मैम। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि कभी रिफ्लेक्शन ना पड़ रहा हो, दोनों तरफ की लाइट ऑन है। तो अब ये थ्योरी जो है, जिसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, ये वो थ्योरी है जिसको आज हम फॉलो करते हैं। ये थ्योरी किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं दी, इसमें सभी के ज्वाइंट जो पॉइंट्स थे, जो जस्टिफिकेबल पॉइंट्स थे, उन सभी को हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो इसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। इसमें डार्विन के भी पॉइंट थे, नेचुरल सिलेक्शन का पॉइंट था, इसमें ह्यूगो डिवरीज का म्यूटेशन वाला पॉइंट भी था। इसके अलावा भी बहुत सारे नए पॉइंट्स जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, किसमें? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में। अब देखते हैं ये थ्योरी क्या कहती है कि नई स्पीशीज कैसे बनती है। आपको ये दोनों अगर क्लियर हैं तो मैं इनको इरेज कर दूं, अगर दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, ये दोनों थ्योरीज। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है बेटा, थैंक। अब हम आ जाते हैं मॉडर्न थ्योरी के ऊपर। मुझे कुछ एग्जांपल्स देने पड़ेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है इस थ्योरी से रिलेटेड, तो इसलिए मुझे ये पार्ट आपका चाहिए। अब
हम थ्योरी में सबसे पहले बात करते हैं, इवोल्यूशन होने के लिए सबसे पहला स्टेप यहाँ पे बताया गया, दैट इज जेनेटिक वेरिएशन। कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए जो कि जेनेटिक मटेरियल में होना चाहिए। तो देखो इसने सबसे अच्छी बात कही कि बाकी बातें बाद में है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, सबसे पहले किसी ऑर्गेनिज्म में क्या आनी चाहिए, वेरिएशंस आनी चाहिए, और वो वेरिएशन उसको कभी भी हेल्प करें, बट पहले वेरिएशन आएगी सबसे पहले। तो पहला स्टेप इसने कहा जेनेटिक वेरिएशन। अब जेनेटिक वेरिएशन कैसे आ सकती है, किसी के भी डीएनए में चेंज कैसे हो सकता है, तो पहला इसने बताया कि म्यूटेशन के थ्रू हो सकता है। डीएनए में चेंज आ जाए, डीएनए के स्ट्रक्चर में, जीन के स्ट्रक्चर में कुछ केमिकल चेंज आ जाए, तो उसको कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन दो तरह की हो सकती हैं, या जेनेटिक मटेरियल में चेंज दो तरह से हो सकता है, या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ही चेंज आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट हो गया किसी वजह से, तो ये भी क्या है, एक तरह की म्यूटेशन, एक तरह की चेंज है जेनेटिक मटेरियल में। या फिर जीन में आ गया, मान लो एक जीन है, ये डीएनए का पार्ट है, इसमें यहाँ पे यहाँ वाला पार्ट जो है यहाँ से रिमूव हो गया या कोई ऐड हो गया, तो ये भी क्या है, ये जीन म्यूटेशन है। तो किसी भी तरह की म्यूटेशन आए तो उसको सबसे पहला पॉइंट दिया इसने कि या तो वेरिएशन आएगी म्यूटेशन के थ्रू, म्यूटेशन होगी तो नया कैरेक्टर या वेरिएशन आ जाएगी। अब दूसरा पॉइंट दिया, या कह रहा वेरिएशन किसी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी आ सकती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, कि जब भी क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर होती है, ये वाला, तो जो जीन्स रिसेसिव थी, कभी हिडन थी, वो सामने आ सकती हैं, और वो एक हमें दिखाई देगा, उस ऑर्गेनिज्म में एक नए तरह का कैरेक्टर हमें दिखाई देगा, जो हो सकता है उसकी बहुत पहले वाली जनरेशन्स में कभी प्रेजेंट रहा हो और वो अपने आप को शो ना कर पाया हो, तो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो सकता है वो सामने आ जाए। तो ऐसे भी वेरिएशन आ सकती है। तीसरा, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो जिसे कहा जाता है। किस तरह से होता है जीन फ्लो, कि मान लो, जीन फ्लो किसे कहते हैं हम, कि एक पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं वो उस पॉपुलेशन से मूव कर जाएं, कोई दूर उसकी पॉपुलेशन हो। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ बर्ड्स रहते हैं, यहाँ पे है इंडिया में, इंडिया की एक स्टेट में कुछ बर्ड्स हैं, वो यहाँ पे ग्रुप रहता है, वो यहीं पे है, वो यहाँ से बाई फ्लाइंग जो है या किसी भी पर्पस के लिए अगर उनमें मूवमेंट होती है और दूसरी स्टेट में वो मूव कर जाते हैं, वहां पे भी उनकी पॉपुलेशन प्रेजेंट है, तो इनमें कुछ वेरिएशन रही होंगी। वो वेरिएशन जब वो दूसरे ग्रुप में ब्रीडिंग करेंगे तो उस ग्रुप में भी वो वेरिएशंस आ जाएंगी, तो इसको जीन फ्लो कहते हैं, एक ग्रुप से जीन्स का दूसरे ग्रुप में मूव करना। जैसे हम कह देते हैं कि अगर ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई किया जाता है, यहाँ से बहुत सारे लोग क्या कहते हैं दूसरी कंट्रीज में मूव कर जाते हैं, तो यहाँ पे वो वहीं पे परमानेंटली सेटल डाउन हो जाते हैं। तो परमानेंटली अगर वो सेटल डाउन हो गए वहां पे, तो ऑब्वियसली वहीं पे वो उनकी मैरिजेस होंगी, वहीं पे आगे रिप्रोडक्शन होगा। तो जो यहाँ की एलील्स थी, हमारी जो यहाँ की तो क्या है, यहाँ पे जो एलील थी कोई भी कैरेक्टर की, वो उस पॉपुलेशन में भी वो ट्रांसफर हो जाएंगी। अब हो सकता है यहाँ का जहां वो रहते हो वहां का कॉम्प्लेक्शन लोगों का बहुत ज्यादा फेयर रहता हो, जहां से वो गया हो वहां से इतना कॉम्प्लेक्शन फेयर ना हो, तो ये जो एलील्स थी जो इस पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा थी और उस पॉपुलेशन में सबसे कम थी, तो उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब जिस पॉपुलेशन में गया, देखो इस पॉपुलेशन में वो रहता था, इस पॉपुलेशन में गया, इस पॉपुलेशन में मान लो जो कलर था उसमें जो डार्क कलर था, डार्क जो कलरेशन था वो बहुत ज्यादा था, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो इस पॉपुलेशन में 80% थी, और जो फेयर कलर थे उनकी फ्रीक्वेंसी 20% फ्रीक्वेंसी थी उनकी। जिसमें वो गया उस पॉपुलेशन में जो फेयर की फ्रीक्वेंसी है दैट इज अराउंड 99%, और जो उसके डार्क कलरेशन की फ्रीक्वेंसी अराउंड 1% थी। तो जैसे ही वो यहाँ से यहाँ मूव कर गया, उसने क्या कर दिया, इस पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, क्योंकि उसने अपनी एलील्स यहाँ ऐड कर दी, तो उसके आगे जो मेंबर्स होंगे वो यहाँ की पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे। तो इसको कहते हैं जीन फ्लो। क्लियर है सभी को जीन फ्लो? कोई डाउट है तो जल्दी बताएं।
No, ma'am. जीन फ्लो सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से आवाज आ जानी चाहिए मुझे। मैम एक बार दोबारा। बेटा जीन फ्लो का मतलब है कि एक सेम ही पॉपुलेशन के मेंबर एक जगह से अपनी किसी दूसरी पॉपुलेशन के पास मूव करते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में बीटल्स का एग्जांपल दिया गया है कि जो बीटल्स हैं वो ज्यादातर क्या होता है, 1 से 2 बुशेस के ऊपर ही रहते हैं अपने थ्रू आउट लाइफ स्पेन। अब मान लो उस बीटल्स की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ठीक है, यहाँ पे बीटल्स की बात कर देती हूँ कि यहाँ पे रहते हैं बीटल्स, और ये पूरे बीटल्स एक पूरे माउंटेन के ऊपर है। ये बीटल्स पूरे माउंटेन के ऊपर हैं। इनकी पॉपुलेशन एक ये है, यहां से किया, एक यहां से किया, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और ये ज्यादातर जो है एक ही बुश के ऊपर अपना सारा 1 या 2 के ऊपर सारा टाइम बिता देते हैं। तो वो कैसे मूव करेंगे? अब मान लो या तो बहुत तेज हवा आती है, उसके साथ कोई बीटल इस पॉपुलेशन का यहाँ आ गया, ठीक है, या फिर कोई क्रो आया, उसने उस बीटल को खाने के लिए उठाया और बाय चांस वो दूसरी पॉपुलेशन में उससे गिर गया। ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो अगर वो यहां गिर गया तो अब उसकी जो एलील पॉपुलेशन थी, क्योंकि उसकी एलील्स तो इसी ग्रुप से रिलेटेड थी जो भी थी, अब वो इस ग्रुप में आ गया, तो इस ग्रुप में आके उसने उस एलील की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। फ्रीक्वेंसी कितने % पॉपुलेशन में वो करेक्टर पाया जाता था, अब वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ की जीन यहाँ फ्लो हो गई, तो दैट इज नोन है। अब ऐसा नहीं कि जीन इस पॉपुलेशन में अलग थी, उसमें अलग थी, जीन की फ्रीक्वेंसी अलग थी, कितनी पॉपुलेशन में कौन सा करेक्टर पाया जाता है और कौन सी पॉपुलेशन में दूसरी में कौन सा करेक्टर पाया जाता है, तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो इसको कहते हैं जीन फ्लो। तो या तो जीन फ्लो के थ्रू हो सकता है या जीन माइग्रेशन के थ्रू हो सकता है। अब आ जाता है थर्ड इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। आपने ये एनसीईआरटी में आपके बीटल्स का एग्जांपल दिया है, मैं उसी से बता देती हूँ आपको। उन्होंने क्या कहा कि एक पॉपुलेशन है जिसमें जो कि सारी की सारी बीटल्स जो है वो रेड कलर की हैं। ये रेड कलर की बीटल्स हैं, ठीक है। अब किसी में कुछ चेंज आ गया, कोई म्यूटेशन कुछ हो गया जिसकी वजह से जो है एक बीटल जो है वो ब्लू कलर की है। अब इन बीटल्स को कौन खाते हैं? क्रो खाते हैं। क्रो के लिए रेड बीटल भी उतनी ही आसानी से दिखाई देती है जितनी ब्लू बीटल दिखाई देती है। क्या इस वेरिएशन का कोई बेनिफिट हुआ उसको या नहीं हुआ बीटल को? नहीं हुआ। ब्लू कलर की वेरिएशन आई, No, इसको ma'am. भी बेनिफिट है? इसको नहीं हुआ। No, ma'am. क्योंकि क्रो को तो रेड भी वैसे ही दिखाई देते हैं, ब्लू भी क्लियरली दिखाई देते हैं, तो उसको इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जैसे में रिप्रोडक्शन होता रहा, तो हालांकि जो रेड वाली थी वो तो बहुत ज्यादा है, ब्लू वाली थोड़ी सी कम है। जैसे ब्लू भी हैं, उनमें भी रिप्रोडक्शन हुआ, उनका भी कैरेक्टर पास ऑन हुआ, लेकिन उनका नंबर एज कंपेयर टू रेड क्या है, बहुत ही कम है। अब बाई चांस एक यहाँ पे क्या हुआ, जहां जिन बुशेस पे ये रहती थी उनके पास एक हाथी गया, एलिफेंट मूव कर गया और उसने पांव रख दिया उस बुश पे। तो उसने पांव रखा, तो उस पांव रखने से क्या हुआ, उसके पांव रखने से मैक्सिमम रेड बीटल्स जो है उसके पांव के नीचे आ गई। अब क्या हो गया, बाई चांस हुआ, ये ओकेजनली बाई चांस हुआ, तो बची कौन सी, ब्लू बीटल्स। अब ये ब्लू बीटल्स, अब उस पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, इसको कहते हैं एलील फ्रीक्वेंसी। पहले कौन सी एलील सबसे ज्यादा थी, रेड वाली, ब्लू वाली सबसे कम थी। अब क्या होगा, ये बच गए, इनका नंबर अब इनमें रिप्रोडक्शन होगा तो इनका नंबर अब उस पॉपुलेशन में बढ़ जाएगा, किसका, ब्लू का, क्योंकि रेड वाली तो एक ही बची थी। मान लो यहाँ 1 2 रेड है, अब देखो पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी एकदम से क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लें जेनेटिक ड्रिफ्ट में। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज चेंज इन द frequency of population due to
एक्सटर्नल एनी एक्सटर्नल कंपोनेंट और बाई चांस मेथड। बाई चांस, जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, मान लो एक पॉपुलेशन, कहीं पे एक बहुत ह्यूमन पॉपुलेशन रहती थी, वहां पे ज्यादातर लोगों की हाइट 6 फीट थी और बहुत ही कम 10% थे जिनकी जो है 5 फीट के अराउंड थी, बाकी सारे 6 फीट के थे। अब क्या हुआ, वहां पे फ्लड आ गया। फ्लड में क्या हो गया, उस एरिया में फ्लड आने की वजह से क्या हुआ, उस एरिया में जो मैक्सिमम बड़े के मैक्सिमम लोग उस फ्लड में बह, जिनकी हाइट लंबी थी, अब पीछे कौन बच गए, जिनकी हाइट छोटी थी। अब ऑब्वियसली वो सरवाइव कर गया, उनमें रिप्रोडक्शन होगा। तो रिप्रोडक्शन होने की वजह से उन्हीं की जो फ्रीक्वेंसी है उस पॉपुलेशन में, जो शॉर्ट हाइट की फ्रीक्वेंसी है वो पॉपुलेशन में बढ़ गई। तो इस तरह के बाई चांस वाले को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। यहाँ पे देखो जो वेरिएशन थी, उस वेरिएशन ने सर्वाइवल के लिए तो कोई हेल्प नहीं की। देखो पहली बात, यहाँ पे सर्वाइवल के लिए यूजफुल नहीं थी वेरिएशन ब्लू वाली। क्लियर हो रहा है? कई वेरिएशंस ऐसी आती हैं जो सर्वाइवल के लिए यूजफुल नहीं होती हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी कई बार बढ़ भी जाती है, कई बार एक्सटर्नल रीजन की वजह से भी उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। तो जरूरी नहीं है कि कोई वेरिएशन वही प्रेजेंट हो पॉपुलेशन में कि जो हमारे लिए यूजफुल रही हो। कई बार बाय चांस मेथड की वजह से वो वेरिएशंस भी प्रेजेंट होती हैं पॉपुलेशन में जो कि हमारे लिए कभी यूजफुल नहीं थी, और बाय चांस वजह से वो पॉपुलेशन में आज भी प्रेजेंट हैं। तो इसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब नेक्स्ट आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाँ बेटा बोलो। मैम नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी तो जेनेटिक ड्रिफ्ट आ सकता है। नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट दोनों डिफरेंट है। ये नेचुरली सिलेक्ट थोड़े ना हुए हैं। हाँ बेटा, दोनों में तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है पॉपुलेशन की। बेटा नेचुरली सिलेक्ट वर्ड का मीनिंग है कि उसने बाय स्ट्रगल जो है नेचुरली खुद को सिलेक्ट किया है, और उसकी जो वेरिएशन थी उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल थी, तब वो सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पे इसकी वेरिएशन ब्लू कलर की कोई यूजफुल नहीं थी, ये तो बाई चांस ही इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है क्योंकि हाथी ने पांव रख दिया वहां पे। हाथी पांव नहीं रखता तो इसकी पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम रहती। तो इसके लिए वेरिएशन ने कोई सर्वाइवल के लिए बेनिफिट नहीं किया, बाई चांस सर्वाइवल हो गया उसका। नेचुरल सिलेक्शन वाला भी मैं आपको बताऊंगी कि नेचुरल सिलेक्शन में बीटल्स वाले एग्जांपल में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी नेचुरल सिलेक्शन का पॉइंट भी आता है, उसमें बताऊंगी कि बीटल्स में नेचुरल सिलेक्शन कैसे हुआ था। अभी ये वाला पॉइंट क्लियर है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है। बाई चांस अगर कोई एलील किसी पॉपुलेशन में उसका नंबर ज्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं, कोई मींस वेरिएशन आ गई, ब्लू कलर की वेरिएशन है, यूजफुल तो नहीं थी लेकिन प्रेजेंट है आज भी। अच्छा, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट। हाइब्रिडाइजेशन आप सभी जानते हैं, अगर बाई चांस दो अलग अलग वैरायटी के बीच में रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, तब भी वो जो नई वैरायटी होती है उसमें नए कैरेक्टर अपीयर हो जाते हैं जो दोनों के ही कंबाइंड होते हैं, वो हो गई हाइब्रिडाइजेशन। एक लास्ट आता है इसमें नॉन रैंडम मेटिंग। मेटिंग क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के लिए रैंडम मेटिंग क्या है, काफी सारे बर्ड्स होते हैं जिनमें मेटिंग के लिए जो फीमेल बर्ड है वो सिलेक्ट करते हैं मेल बर्ड को। रैंडम का मतलब है कि मीटिंग किसी के भी साथ हो जाए, ब्रीडिंग किसी के साथ भी हो जाए, दैट इज रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम मेटिंग का मतलब है कि उसने सिलेक्ट किया कैरेक्टर तब मीटिंग हुई, तो इसका मतलब उसने एक स्पेशली जीन को स्पेसिफाई रखा है, अब वही आगे पॉपुलेशन में बढ़ेगी। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, काफी सारे बर्ड्स हैं जिनमें फीमेल बर्ड जो है ये देखती है कि जो मेल बर्ड है वो कितना अच्छा नेस्ट बना सकता है, अगर वो अच्छा नेस्ट बनाता है तो मीटिंग होती है, नहीं तो नहीं होती उसके साथ। तो जो अच्छा नेस्ट नहीं बनाएंगे वो तो वैसे ही एक साइड में हो गए। अब जो अच्छा बर्ड बना रहा है इट मीन्स उसमें कुछ अच्छी वेरिएशन थी जिसकी वजह से अच्छा करेक्टर है उसका नेस्ट बिल्डिंग का, या एक और भी कह सकते हैं कि उसके विंग्स जो है बहुत ब्राइटली कलर्ड हैं, तो उसके साथ वो मीटिंग होगी तो वो ब्राइटली कलर्ड जो है नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा। बाकी सारे मेल्स के लिए जो मीटिंग के चांसेस खत्म हो गए उसके लिए है क्योंकि उसके पास एक सूटेबल वेरिएशन है, तो इसको कहते हैं नॉन रैंडम मीटिंग। ये भी किसी पॉपुलेशन में किसी एलील की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है, कोई भी एलील। अब ऑब्वियसली अगर उसी के साथ मीटिंग होगी तो उसी का कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, तो उस पॉपुलेशन में मैक्सिमम बर्ड्स कौन से होंगे जिनके पास ब्राइटली कलर्ड फेदर्स होंगे या जो नेस्ट बहुत अच्छा बनाते होंगे। तो इस तरह की मीटिंग भी
एलील की फ्रीक्वेंसी को आने वाली जनरेशन्स में चेंज कर देती है, जिससे वो पुरानी वाली से थोड़ा डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो थी कैसे वेरिएशंस आती हैं, ये तो बताया गया वेरिएशंस कैसे आती हैं। पहला स्टेप वेरिएशन आनी चाहिए। अब जब वेरिएशन आ गई फिर क्या होना चाहिए, आइसोलेशन। अब भाई वेरिएशन आ गई, मान लो एक स्पीशीज में नया कैरेक्टर अपीयर हो गया, अगर वो उसी पॉपुलेशन में रहता रहा, उसी पॉपुलेशन में रहा वो, तो क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। वो उनके साथ ब्रीडिंग करता रहेगा। नई स्पीशीज हम तब कहते हैं बेटा जब वो पुरानी वाली से बिल्कुल अलग हो जाए, उसके साथ वो ब्रीडिंग ना हो पाए, तब हम कहते हैं कि वो क्या हो गई, एक नई स्पीशीज बन गई है। जब तक वो ब्रीडिंग करती रहेगी वो नई स्पीशीज नहीं बनी है। तो उसको वहां से अगर वो उस एरिया से आइसोलेट हो जाती है, वहां से जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाती है उसकी उस एरिया से, तब वो धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल वाली पॉपुलेशन से उसमें अलग होगी। ठीक है, तो वहां से उसका मूव करना जरूरी है। अगर वो वहीं रहती रही तो जरूरी नहीं है वो स्पीशीज बने, क्योंकि वो ब्रीडिंग नॉर्मली करती रहेगी, उसकी एलील्स वहीं मिक्सअप होती रहेंगी, तो उसका आइसोलेट होना वहां से जरूरी है। वो दो तरह की आइसोलेशन होती है, एक होती है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जिसमें वो उस एरिया से मूव कर जाए। अगर मान लो वो एरिया से मूव नहीं करती तो उसमें ऐसा चेंज आ जाना चाहिए उसके डीएनए में कि वो पिछली वाली पॉपुलेशन से रिप्रोडक्शन उसका हो ही न पाए। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, क्रोमोसोम के नंबर में अगर चेंज आ जाता है, आए ये जरूरी नहीं है, तभी तो धीरे धीरे बनती है स्पीशीज। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, तो इसीलिए तो स्लो प्रोसेस है। क्योंकि अगर आया चेंज तो वो अलग होगी, नहीं तो वो उसी पॉपुलेशन में प्रेजेंट रहेगी, तो नई स्पीशीज नहीं बनेगी। अब मान लो कि उसमें चेंज आ गया, वो चेंज उसने आगे वाली जनरेशन में उसमें कहीं पे भी ब्रीडिंग हुई उसकी, तो उसका जो वेरिएशन थी, अच्छी वेरिएशन थी, उसने नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर दी। अब पास ऑन तो कर दी, क्या वो वेरिएशन उसके लिए हेल्पफुल हुई, तो ये तो पता चलेगा नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू कि कोई वेरिएशन आई है और वो उसकी जनरेशन्स में पास ऑन हो रही है। तो क्या कभी आने वाले टाइम में नेचुरल सिलेक्शन कब होता है, ये ध्यान रखेंगे, जब एनवायरमेंट चेंज होता है तब नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता। तो क्या कहा कि अब इसके पास वेरिएशन भी आ गई, ये थोड़ी सी मान लो अलग भी हो गई उस एरिया से या नहीं भी हुई, उसने अपनी वेरिएशन आगे वाली उसकी जनरेशन में पास कर दी मान लो। अब आने वाले टाइम में कुछ चेंज आ गया उसके एनवायरनमेंट में, तो क्या वो वेरिएशन जो उसमें आई थी उसको हेल्प करेगी सर्वाइवल के लिए या नहीं करेगी, ये देखा जाएगा। अब मैं बीटल के एग्जांपल से बताती हूँ नेचुरल सिलेक्शन कैसे हुआ। देखो, एक पॉपुलेशन थी, उसमें रेड बीटल्स थी सारी, ठीक है, रेड बीटल्स थी। अब इन रेड बीटल्स को क्रो खाते थे। अब रेड बीटल्स तो ग्रीन लीव्स के ऊपर क्वाइट अपीयर हो जाती हैं, तो बहुत ज्यादा खाते होते थे इनको, ठीक है, तो इनके लिए बहुत सारी दिक्कत रहती थी। अब क्या हुआ, बाई चांस इनके बीच में से एक मेंबर में म्यूटेशन आई, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर का था। देखो, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, वेरिएशन आ गई, ठीक है। अब वेरिएशन आ गई, अगर वो वहीं पे भी रहता है या आइसोलेट होता है या अभी छोटा ही है, हम पूरा नई स्पीशीज की फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं, पहले वाले स्टेप यहां तक करेंगे, हम नेचुरल सिलेक्शन तक बात करेंगे। स्पेशिएशन बड़ा स्टेप है, उसको बाद में करेंगे, नेचुरल सिलेक्शन तक की बात करते हैं। अब क्या हुआ, ये ग्रीन था, इस ग्रीन में रिप्रोडक्शन हुआ। देखो इसने क्या किया आगे, हेरिडिटी, इसके आगे आने वाली जनरेशन में भी एक करेक्टर पास ऑन हुआ। ये रेड 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 रेड, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इसमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, इसका कैरेक्टर पास हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या ये ग्रीन जो चेंज आया ये इसके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा? होगा मैम, होगा। कैसे कैसे होगा। भी ग्रीन कलर के होते हैं, तो क्रो को नहीं दिखेंगे, क्रो को दिखेंगे ही नहीं ये लीव्स के ऊपर। तो ये वाली, अब देखो यहाँ नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, अब क्रो नेचर है, यहाँ पे क्रो नेचर है, तो क्या वो नेचर के बीच में सिलेक्ट हो पाए?
इनके पास ऐसा करेक्टर था कि इनको क्रो देख नहीं पाता था। सबसे ज्यादा किसको खा रहा था? रेड को, इनको नहीं खा रहा था। तो आने वाले टाइम में क्या होगा? इनका नंबर बढ़ा क्योंकि इनको कम खाया, और जो रेड थी उनका नंबर बहुत ही कम रह गया। ठीक है, तो अब इनमें रिप्रोडक्शन हुआ, इन्होंने ये नेचुरली सिलेक्ट हो गए। और अब डिपेंड करता है बेटा इनका नंबर। अगर क्रो का नंबर बढ़े तो सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट होगा? रेड वाली बीटल्स को। तो नेचर है वो, रेड वाली